नाज़रीन, शहर कायद के वासियों के लिए नाश्ता भी महंगा हो गया। अंडे और डबल रोटी की कीमत में इजाफा हो गया। अंडे 50 रुपये इजाफे के बाद 290 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। मिनी डबल रोटी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा 60 रुपये में दस्तयाब है। दरमियानी डबल रोटी की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ। नई कीमत 80 रुपये हो गई। तफसीलात बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो महंगाई बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ था, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें, अशिया खुर्द व नोश की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। नॉर्मल हम नाश्ते की बात करें तो नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली अशिया, अंडे और ब्रेड जो है उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आया है। अंडे जो कि पहले 240 रुपये में फ़रोख्त हो रहे थे, अब जो है वो अंडे की कीमत जो है वो 290 रुपये फ़ी दर्जन हो गई है। और इसी के साथ ही साथ जो ब्रेड है, नॉर्मल एलीट क्लास हो या मिडिल क्लास हो, जो है वो ब्रेड नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसकी कीमत में भी जो है वो हम इजाफा देख रहे हैं 10 से 20 रुपए का। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, हम इनसे बात करते हुए जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि इन अशिया की कीमतों में इजाफे की क्या वजूहात हैं? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अंडे पहले जो थे 240 रुपये रेट था, अब दिन ब दिन रेट नए आ रहे हैं। रोज़ कभी 20 रुपये बढ़ा है, कभी 10 रुपये। अब जो आज का रेट है अंडे का वो 290 रुपये है। तो इसी तरह और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। जो ब्रेड है इंसान की रोज़मर्रा एक खुराक है खाने की, तो पहले जो थी नॉर्मल थी 60 रुपये 70 रुपये मिलती थी, अब 90 रुपये 120 रुपये में मिल रही है। अब गरीब आदमी जो दिन दिहाड़ी वगैरह करता है वो कहाँ से पूरी करेगा, अपने बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा। 1 दर्जन जो अंडे लेता है वो 6 पे आ जाता है। फिर इस तरह दुकानदारों की भी सेल बहुत डाउन हो जाती है। ये सामना करना पड़ता है हमें बस। जी बिल्कुल, आपने सुना, हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका ये कहना था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है उनकी सेल्स में भी जो है वो कमी वाक़या होती जाती है, और महंगाई के साथ साथ जो है वो ख़रीदारों की तादाद में भी कमी आती है। जो लोग पहले 1 दर्जन अंडे लेके जाते थे, वो जो है महंगाई के साथ साथ जो है वो अब सिर्फ 6 अंडे लेके जाते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी है। तो अभी हम देख रहे हैं कि आज जो है अंडे की कीमत 290 रुपये है, जबकि कल जो है मज़ीद इसकी कीमत क्या होगी ना दुकानदार ये बात कह सकते हैं ना कोई और ये बात बता सकते हैं अभी। जी, चावल के एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। भारत के नॉन बासमती चावल पर पाबंदी ने पाकिस्तान की चावल की मांग बढ़ा दी। रवा साल पाकिस्तान $3 अरब से ज़ायद मालियत के चावल एक्सपोर्ट करेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयास राना से। जी बिल्कुल, एक ख़बर जहां सामने आ रही है कि भारत के जो चावल है उसके ऊपर बैन लगाने के बाद पाकिस्तानी राइस की जो वो दुनिया में डिमांड बढ़ गई है। ख़ास करके यूएस मार्केट के ऊपर जो ख़ास कर फोकस किया जा रहा है कि उसके अंदर बड़ी डिमांड है। लेकिन असल ख़बर क्या है उसको जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं, चेयरमैन हैं राइस एसोसिएशन के चेलाराम साहब। उनसे जानते हैं कि सर ये एक ख़बर चल रही है कि पाकिस्तान के चावल की डिमांड बढ़ गई है, असल हकीकत इस वक्त क्या है? बिल्कुल, ये असल हकीकत है कि इंडिया की पाबंदी की वजह से पाकिस्तान की जो नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी मज़ीद इजाफा हो रहा है और हर जगह से ये डिमांड आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट से, हर ममालिक से पाकिस्तान की राइस की डिमांड आ रही है और ये डिमांड मज़ीद बढ़ेगी। और मेरी ये गुजारिश है जो हमारे राइस के एक्सपोर्टर्स और राइस से रिलेटेड लोग हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा उठाएं प्राइस वाइज। देखिए, हमारे पास जो नॉन बासमती राइस होती है वो हम पूरी एक्सपोर्ट ही करते हैं। पाकिस्तानी अवाम बासमती खाती है और ये जो राइस है पूरी एक्सपोर्ट होती है। तो एक्सपोर्ट के हवाले से हम उसका प्रीमियम ले इस मरतबा। और लास्ट टाइम जो हमारी प्राइस चली थी $450 पर टन चल रही थी, जो इस टाइम पे $500 हो चुकी है। और मैं मज़ीद इसमें तेज़ी देख रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे जो थाईलैंड और वियतनाम जो हमारे कंपीटिटर हैं उनकी प्राइस $600 को टच कर चुकी है। तो मैं इस चावल की क्राप जो हमारा बम्पर क्राप आ रहा है उसमें मज़ीद तेज़ी देख रहा हूँ। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि इसको प्रीमियम पे भेजें और अच्छा मुनाफा कमाएं इस साल। तो सर एक ख़बर ये भी है ना कि पंजाब हो या सिंध हो, उसके अंदर फ्लड जो इस वक्त एक बड़ा वजह बनती है हमारी क्रॉप्स को डैमेज करने के लिए। क्या वो ऐसा कोई अंदेशा है कि अगर सैलाब की सूरत हाल होगी तो ये कोई नुकसान हो सकता है? देखें, ये तो ऊपर वाले को पता है। इस साल तो अल्लाह ताला की रहमत है, ऊपर वाले ने बचा के रखा हुआ है। कोई ऐसी क्रॉप की हमारे पास फ्लड की सिचुएशन नहीं है राइस क्रॉप के ऊपर। वैसे भी राइस के ऊपर अगर थोड़ा बहुत पानी होता है तो ये फ़ायदेमंद ही होता है। पर इस साल क्रॉप बड़ा बम्पर क्रॉप है हमारा, नॉन बासमती का भी और बासमती का भी। मेरा जो टारगेट मैं देख रहा हूँ इस साल 5 मिलियन टन की एक्सपोर्ट को मैं देख रहा हूँ, जो लास्ट ईयर हमारी 3.7 मिलियन टन थी और हमारा हमेशा टारगेट होता था $2.5 बिलियन का। मगर इस मरतबा में $3 बिलियन को भी क्रॉस करते हुए देख रहा हूँ पाकिस्तानी राइस को मार्केट को, ड्यू टू कि इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड की वजह से। चेलाराम साहब का कहना है कि इस दफ़ा
$3 बिलियन की जो है वो सिर्फ चावल की जो एक्सपोर्ट करके जो है इस वक्त इसका ज़रिया मुबादला कमाया जा सकता है। अब सिर्फ देखना ये है कि इंटरनेशनल मार्केट को किस तरीके से जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो कम्पीट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रेट के अंदर जो है वो ज़रिया मुबादला कमा कर इस मईशत में जो इस वक्त बुरा हाल है उसके अंदर एक अच्छा हिस्सा अपना डाला जा सकता है। जी। जबकि दूसरी जानी महंगाई ने एक बार फिर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मकामी मार्केट में सरिया 6,000 रुपये फी टन महंगा हो गया। नई कीमत 2,66,000 से तजावुज़ कर गई है। अमरेली स्टील लिमिटेड ने सरिये की कीमत में इजाफा कर दिया। 12 से 9.5 mm सरिये की कीमत 2,67,500 रुपये हो गई। 16 mm से ऊपर के सरिये की कीमत 2,65,500 रुपये हो गई। जबकि आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ ने भी 10 से 12 mm सरिये की कीमत 2,66,000 कर दी है। 16 से 32 mm सरिये की कीमत 2,64,000 रुपये तक जा पहुंची है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे। मोटरसाइकिल सर्विस फराहम करने वाले अफराद भी पेट्रोल महंगा होने से परेशान हो गए। कहते हैं पहले 2 से 2,500 रुपये की बचत हो जाती थी, लेकिन अब पेट्रोल महंगा होने से 1,000 भी नहीं बचते। मज़ीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो 1 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो इजाफा किया गया था। पेट्रोल में जो है वो 20 रुपये, जबकि हाई स्पीड डीजल में जो है वो 19 रुपये 95 पैसे की इजाफा किया गया था। इसी हवाले से जो है वो मेरे साथ इस वक्त बाइकिया राइडर्स मौजूद हैं। मसला ये है भाई, पेट्रोल इन्होंने इतना हद से ज़्यादा महंगा कर दिया है। जब पिछली हुकूमत थी तो 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, तो मैं 300 का पेट्रोल डलाता था और सारा दिन चलाता था। अभी 1,000-1,200 का पेट्रोल डलवाते फिर जाके 2,000 का काम होता है। उसमें से 300-400 रुपये कमीशन कंपनी का, घर का खर्चा और बाइक का खर्चा निकाल के बड़ा मुश्किल कर दिया भाई। महंगाई इतनी कर दी कि हद से ज़्यादा कर दी है। पता नहीं इतने बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, कोई शर्म भी नहीं आती। कौन सी सोच रखते हैं लोग, पता नहीं कर्जे ले के सारे अपने खुद ही खा जाते हैं। आवाम पे कोई खर्च नहीं हो रहा। और 75 साल से जो मुल्क चल रहा है कर्जों पे ही चल रहा है। और जो टैक्स जो आवाम भर रहे हैं हम लोग, ये कहाँ जा रहा है भाई, किसकी जेब में जा रहा है ये? कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ है कि ये नहीं है? आम बंदे को जीने का हक दोगे या नहीं दोगे भाई? आप लोग यहाँ अपनी जेबें भरते रहोगे, आप लोग बाहर भागते रहोगे। सारी आपकी प्रॉपर्टियाँ बाहर बनी हुई है, बंगले बने हुए, सारी ज़िंदगी आप बाहर भाग जाते हो। जो इधर से हुकूमत छुटती है तो फ़ौरन बाहर भाग जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि गरीब आवाम जो है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है और अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। इनका यही कहना है कि वो दिन में जो पहले 300 कमाते थे, अब जो है वो पेट्रोल जब महंगा होता है तो इनके जेब को कुछ भी नहीं बचता। तो इनकी यही अपील है कि हुकूमत की जानिब से कि वो जल्द अज जल्द जो है वो इस पर अमल दरामद करे और पेट्रोल को थोड़ा सा जो है वो इसकी कीमत पे थोड़ा सा कंट्रोल करे। जी। नाज़रीन, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में इजाफे से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। सदर इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रब नवाज का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा तशवीशनाक है। इंट्रा सिटी के किरायों में फ़िलहाल इजाफा नहीं किया, मुशावरत इस पर जारी है। किरायों में इजाफे से मुतालिक फैसला जल्द करेंगे। सदर इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रब नवाज कहते हैं पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा तशवीशनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने की धमकी दे दी। सीनियर नायब सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद नवाब खान ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ले। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन से। देखें, वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 20 रुपये का इजाफा कर दिया और कीमतों में इजाफे के बाद एक बार फिर महंगाई में इजाफे का खदशा है। तो वहीं गरीब की सस्ती सवारी बसों के किरायों में भी इजाफे का अंदेशा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर नायब सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के तवाब खान, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा ट्रांसपोर्ट के किरायों में कितना इजाफा हो सकता है और कितनी परेशानी है इजाफे के बाद? देखिए, किराए में तो सबसे पहले तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये चीज़ें वापस लें, क्योंकि अब लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। तो अगर आवाम की और मुल्क के मफाद में कोई वो हो तो हुकूमत को चाहिए कि ये जो पेट्रोलियम का मसनूआत है इसमें कम से कम वो करे। इसकी ये सिर्फ नहीं है कि ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है, बल्कि इससे तमाम खाने पीने के हर चीज़ों पर असर पड़ेगा। हमारे बसों का अकेला मसला नहीं है, गुड ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ेगा। जब गुड्स में बढ़ेगा तो वो सामान वहाँ से आएगा मंडियों में, उस पर भी रेट बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मुसरत करते हैं, कराची ट्रांसपोर्ट इसको मुसरत करती है।
اور اس کو واپس لیں. ہم وفاقی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو واپس لیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری مجبوری ہے, ہم کرایہ بڑھائیں گے. پھر سر کتنا اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ حکومت تو ایک جانب آپ لوگوں کی مشکلات ہے, لیکن وفاق کی حکومت یہ کہتی ہے کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوا ہوا ہے تو اس کی روگردانی بھی نہیں کرنی, تو یہ تمام معاملات حکومت پیش کرے گی. اور اگر آپ لوگ نے جیسے مطالبہ کیا کہ واپسی لیا جائے, اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو کیا اسٹرائک کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ہم مشاورت سے سارا وہ ہوگا, کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا اجلاس ہوگا, اجلاس کے بعد یہ ساری چیزیں طے ہوگی کہ اسٹرائک کی طرف جائیں یا جو بھی معاملات طے ہوں گے وہ اجلاس میں ہوگا. وہ کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ کم سے کم 10% تو ہوگا. بالکل. دیکھیں اس وقت میرے ساتھ موجود تھے سینئر نائب صدر تھے کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے, انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس وقت مہنگائی کا عالم ہے, فوری طور پر جو حالیہ اضافہ کیا گیا اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے. انہوں نے کہا کہ نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی میں اضافے کا اندیشہ ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ٹرانسپورٹ کے کرائے وہ بھی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. جی. برآمدات کنندگان نے بجلی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کو ملکی صنعت کے لیے تباہی قرار دے دیا. ایکسپورٹر عفیف صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بیس ٹیرف میں 7.5 روپے کا اضافے کا اثرات ٹیکس ملا کر 9 سے 10 روپے پڑے گا. اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے سے کرایہ بڑھنے سے ہر اشیاء کی قیمت بڑھ جائے گی. تفصیلات بتائیں گے اشرف خان. حکومت نے جو بیس ٹیرف ہے بجلی کی اس میں 7.5 روپے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا ہے. برآمدات پہ اس کے کتنے اثرات ہوں گے, پیداواری لاگت کتنی بڑھے گی, جو ایکسپورٹر عفیف صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں 7.5 روپے بیس ٹیرف کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. 7.5 روپے کے اوپر آپ کی ڈیوٹیز بھی لیں گی, آپ کے ٹیکسز بھی لیں گے, GST بھی لے گا, تو یہ امپیکٹ 9 سے 10 روپے کے قریب جا کے بیٹھے گا. یہ ایک انڈسٹریز کے لیے بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس سے انفلیشن اتنی بڑھے گی, ہم کیسے انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بجلی اتنی مہنگی کر دیں گے تو ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ ہر آنے والے دن کے اوپر پاکستان میں انکریز ہوتی جا رہی ہے. پاک روپیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ جب تک ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں رہے گی تو ہم بزنس مین اس وقت کیسے کام کریں گے؟ ہم اس وقت کس طرح سسٹین کریں گے؟ صرف ایکسپورٹ نہیں ہوتی, لوکل کلائنٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہم کس حساب سے کاسٹنگ دیں, کس حساب سے اپنی جو ہے وہ آگے کی پالیسیز بنائیں, ہم کس حساب سے اپنی امپورٹ کو دیکھ سکیں. جتنا امپیکٹ پچھلے 1 سال میں ہمارے بزنس پہ آیا ہے, پچھلے 10 سالوں میں اتنا نیگیٹو امپیکٹ کبھی نہیں آیا. یہ ہر مہینے 2 مہینے بعد بجلی کی پرائس بڑھ جانا اور پاک روپی میں ڈی ویلیویشن ہو جانا, انٹرسٹ ریٹ آپ اتنا اوپر لے کے گئے ہیں, تو یہ سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی چاہیے ہوگی, سسٹینیبل پالیسی چاہیے ہوگی. یہ ہر 2 مہینے بعد یہ چینجز پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. جبیب صاحب اگر دیکھیں اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی آئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آگے چل کے مہنگائی کی رفتار کم ہوگی, لیکن موجودہ صورتحال دیکھیں تو بجلی اور گیس کی قیمت IMF کے کہنے میں مسلسل بڑھائی جا رہی ہے. تو آگے چل کے مہنگائی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی نہیں, بالکل نہیں ہو پائے گی. اگر اسی طرح ہم پیٹرول کی پرائسز, ڈیزل کی پرائسز اور بجلی کی پرائسز بڑھاتے رہیں گے تو یہ انفلیشن کم نہیں ہوگی. یہ انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے گی, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. ابھی جو 20 روپے 19 روپے بڑھے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی ٹرانسپورٹیشن پہ آئے گا. جو آپ کی لوکل ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا. چیزیں مہنگی ہوں گی کیونکہ آبویسلی جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اپنے آپ کرائے بھی بڑھائیں گے. جو نارمل ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اپنے کرائے بڑھائیں گے, جو کارگو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اپنے کرائے بڑھائیں گے. جی جیسے کہ آپ نے سنا شدید کنسرنس ہیں ایکسپورٹرز کی جانب سے بھی. جو پیداواری لاگت ہے مسلسل بڑھ رہی ہے. جو بجلی کی بیس ٹیرف میں 7.5 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہوا ہے اس کا امپیکٹ 9 سے 10 روپے فی یونٹ ہوگا. اس سے پیداواری لاگت مزید بڑھ جائے گی اور جو ایکسپورٹ کے آرڈر ہیں شدید متاثر ہوں گے. اور خبر شامل کریں K3 کی لائن سے کاٹے گئے 10 پانی کے کنیکشنز بحال. چیئرمین منگوپی ٹاؤن نواز بروہی کا آپریشن. حاجی نواز کا کہنا ہے کہ نارتھ کراچی اور سرجانی کی 20 لاکھ سے زائد آبادی کو پانی ملے گا. کنیکشن کاٹنا غلطی کی یا کالی بھیڑوں کا کارنامہ, تحقیقات جاری ہیں. تفصیلات بتائیں گے رضوان احمد. میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جانب سے بڑا اقدام سامنے آیا تھا. پانی چوروں کے خلاف کئی دہائیوں کے بعد ایک میگا آپریشن کیا گیا تھا. خاص طور پہ ہب ڈیم سے 84 انچ کی آنے والی لائن سے جو بڑے پیمانے پر پانی کی چوری ہوتی ہے اس کے لیے آپریشن کیے گئے تھے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ نارتھ کراچی اور سرجانی کی 20 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل مختلف سیکٹرز کے جو پانی کے کنیکشن تھے وہ بھی کاٹ دیے گئے. وہ
क्यों काटे गए ये मामला अभी ज़ेर तफ्तीश है। ताहम उसके बाद जो है मुतासरीन की जानिब से एहतजाज सामने आए थे, जिसका फौरी नोटिस लिया गया है। और सबसे अहम अच्छी खुशखबरी शहरियों के लिए ये है कि हाजी नवाज बरोही जो कि चेयरमैन हैं मंगोपीर टाउन के, अपनी टीम के हमरा गुज़िश्ता शब से वो 10 बड़े जो कनेक्शन है उनको जुड़वाने में कामयाब हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, एक बड़ा मसला बनता जा रहा था, मुसलसल मुजाहरे हो रहे थे, ये कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं, किसने काटे थे ये कनेक्शन, क्यों कटे थे और क्या ये सारा मामला रहा? मैं आपको बताते चलूँ कि शायद आपको याद होगा कि मेरे कराची के जो है अलफ बरदारी के दौरान चेयरमैन हमारे अब्दुल अजीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक वादा किया था कि कराची का ज़िम्मेदारी मेरा है और 4 साल के बाद आप जवाब मुझसे लेंगे। वो चीज़ को देखते हुए हम चाहे बारिश हो, चाहे आइलाइशों का ईद उल अज़हा का प्रोग्राम हो, चाहे इवेंट हो, चाहे आपका मुहर्रम हराम का, हम दिन रात अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के बीच में मसले मसाइल इश्यूज़ पे हमने तमाम पार्टियों की सियासत ख़त्म कर दी थी। लेकिन 21 जुलाई को जो ऑपरेशन किया गया वाटर माफिया के ख़िलाफ़, जो कनेक्शन काटे गए, उसमें जो है 10 कनेक्शन न्यू कराची और सरजानी मंगोपीर टाउन के काटे गए। तो उसमें एक वावेला मचाया गया, एक शोर शराबा किया गया, क्योंकि सियासत तो ख़त्म थी, उनको मौका चाहिए था, ये मौका मिला मुखालफिन को और इस पर सियासत उन्होंने शुरू की। हमारे मेयर के ख़िलाफ़ उनको मुख्तलिफ मैं बोल नहीं सकता, उन्हें खताबें दी और दीवारों पर चौकिंग की, तो उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। उसके फ़ौरन बाद हमने जो है CM साहब से रब्ता किया, हमने मेयर साहब से रब्ता किया। मेयर साहब ने जो है फ़ौरन जो है एक्शन लेते हुए एक कमेटी बनाई जो कि करमुल्ला वकासी साहब की सरबराही में है। उसमें हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो मुतासरा है वो उनके मेंबर हैं और वाटर बोर्ड से हमारी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो है हमने फिल 4 उनसे आर्डर करवाए। वाटर बोर्ड ने आर्डर किए कि भाई 24 घंटे के अंदर जो है ये कनेक्शन आप दोबारा खुलवाएं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये कनेक्शन तो आपने जुड़वा दिए हैं और जमात इस्लामी की जानिब से वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर पर 4 अगस्त को जो है वो एहतजाज का भी ऐलान किया गया है। कनेक्शन जुड़ गए हैं, ये बताइए कि ये धरना पहले होगा या लोगों के घरों में पानी पहले आ जाएगा? देखिए, बात ये है कि कनेक्शन तो हम सारी रात जो है वहाँ खुद जो है और स्पॉट ऑन द स्पॉट और पाइप के अंदर हम मौजूद थे। कनेक्शन हमने खुद खड़े होकर वहाँ कनेक्शन को दोबारा खुलवाया। उसके बाद अब पानी का जो जैसी टर्न है सरजानी और नॉर्थ कराची का जो K384 की लेन है, उस पर जो ये कनेक्शन काटे गए थे, वो उसका जैसी टर्न जो है हम कोशिश करेंगे, मेयर साहब से गुजारिश करेंगे कि ये टर्न जो है ना हमें 1 हफ्ता पहले दे दें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये गैर कानूनी कनेक्शन काटने की बात हुई थी, कानूनी कनेक्शन भी काट दिए गए, इसमें कौन मुलव्विस है, क्या इसकी कोई तहकीकात हो रही है? के लिए हमने रिक्वेस्ट की अपनी कमेटी की। वाटर बोर्ड के CEO साहब, वाटर बोर्ड के जो MD साहब भी मौजूद थे, हमारी कमेटी मौजूद था, वाटर बोर्ड के स्टाफ भी मौजूद था। मैं ये समझता हूँ कि वाटर बोर्ड में कुछ काले बेड़िए हैं जिन्होंने ये या तो मुखालते में हुआ या फिर जानबूझ कर उन्होंने किया। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है, उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सार्फिन अपने बिल जो है वो बाकायदगी से इदारे को जो है वो अदा करें ताकि इदारे की जो सर्विसेज हैं उसमें बेहतरी लाई जा सके। जी, गुलबर्ग चौरंगी से वाटर पंप चौरंगी जाने वाली सड़क पर जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। बिल्कुल, हम देखते हैं कि शहर कायद में मंसूबे तो बनाए जाते हैं और उन पर काम भी शुरू किया जाता है, लेकिन फिर वो ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी सड़क पर जहाँ पर तरक्याती काम जारी है। ये सड़क गुलबर्ग चौरंगी से वाटर पंप चौरंगी की जानिब जा रही है और इस पर जो है वो तरक्याती काम शुरू किया गया था, लेकिन 2 महीने से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, ताहाल इसका काम मुकम्मल नहीं किया गया। इसी सड़क पर स्कूल भी मौजूद हैं, कारोबारी इदारे भी मौजूद हैं और सड़क पर तरक्याती काम होने की वजह से अब एक सड़क से जो है 2 रोज़ा ट्रैफिक जा रही है, रॉन्ग साइड भी इख्तियार की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जिनकी इसी सड़क पर दुकान भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। फरमाइएगा, कब से ताख़ीर का शिकार और कितनी मुश्किल होती है? 6 महीने हो गए और ये एक तरफ एक ट्रैक बना दी है, दूसरा ट्रैक बहुत स्लो काम हो रहा है, आए दिन जो है ना लोगों को तकलीफ हो रही है। और हालांकि ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, तो तामीर साफ करते इसको बना लेते, पैसा बच जाता कौम का, लेकिन यहाँ जो है ना नाजायज़ हो रहा है। अभी पुल के नीचे, वाटर पम्प के पुल के नीचे अभी 1 हफ्ता हुआ, 4-5 दिन हुआ, ये मुहर्रम की 4 या 5 तारीख से वो ट्रक वाटर बोर्ड का जो ट्रक जो है ना कल्टी हो गया। अभी 1 हफ्ता पहले एक बच्चा यहाँ पर रहीम हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके गए और आए दिन होते रहते हैं छोटे मोटे बाइकर्स, क्योंकि ये बहुत रवानगी के साथ चलता है यहाँ पर। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि शहरी का काम जो है यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है। उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर इस वजह से हादसा भी होते हैं क्योंकि 2 जानिब से एक ही सड़क पर ट्रैफिक आती है। एक सड़क तरक्याती काम के बंद होने की वजह से उनका ये भी कहना था कि उनकी यहाँ पर दुकान है कंपोजिंग की, इस वजह से उनकी मशीनें भी ख़राब हो जाती हैं, धूल मट्टी जो उड़ती है। जी,
वाटर कॉरपोरेशन की अरबों रुपए की अराजी खतरे में आ गई है। तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दे मल में, सर्वे नंबर 5 और 6 जो कि वाटर कॉरपोरेशन का जो है वो ख़तरे में आ चुका है। लैंड ग्रैपर्स ने, ये वो कदीम तारीख़ी वाटर कॉरपोरेशन का असासा है जो कि पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले जो है अंग्रेज़ों ने बुनियाद रखी कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त जो शहर आबाद था, ओल्ड सिटी एरिया, उसको पानी किस तरह से तकसीम किया जाएगा। तो डिमल्यूटी वेल्स जो है वो यहाँ पर बनाए गए। बताया ये जाता है मुकामियों की जानिब से कि तकरीबन 20 लाख रुपए उस वक्त की जो लागत थी वो आई थी इन दोनों कुओं को तामीर करने में, और उसके बाद 15 से 18 MGD पानी जो है वो यौमिया पाकिस्तान बनने के बाद शहर को जो है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता था। इस वक्त मैं जिस ज़मीन के ऊपर मौजूद हूँ, इसी के नीचे से जो है वो तमाम लाइनें गुज़र रही हैं जो कि डिमल्यूटी की लाइनें हैं, कुएं को इंटरचेंज करती हैं, आपस में लिंक करती हैं, और उसके बाद ये तमाम पानी जो है वो शहर की जानिब जाता था। ये वो तमाम फुटेजेस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो जाहिर करती हैं कि ये किस तारीख़, किस वक्त और 1800 में इसकी बुनियाद रखी गई, और वक्त के साथ साथ चलते चलते फिर केएमसी के पास गया, और उसके बाद कराची जॉइंट वाटर कॉरपोरेशन बना, और उसके साथ साथ ये तमाम कदीम जो यहाँ पर असासे नज़र आ रहे हैं, ये इंजन हो गया, ये ढक्कन हो गए, कुएं पे लगाई गई वो तमाम लकड़ी और वो साजो सामान, वो सब इस बात की जो है वो दलील है कि ये उस वक्त से चलने वाला सिस्टम है जो कराची वाटर कॉरपोरेशन की मिल्कियत में है। तकरीबन 25 से ज़ायद एकड़ की ये अराजी है, जिसमें से सर्वे नंबर 5 और 6 जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। इंतज़ामिया को वक्त पे हरकत में आना होगा, वरना ये अरबों रुपए की जो ज़मीन है इससे हाथ धोना पड़ेगी। जिस तरह शहर के बेशुमार मकामात पर वाटर कॉरपोरेशन को कब्ज़ा माफिया के सामना है, मुश्किलात से दो चार है, उसी तरह ये एक नायाब ज़मीन है, ये एक असासा है जो कि अंग्रेज़ों के दौर में कायम किया गया, और ये इस वक्त तक जो है वो ऑपरेशनल है। यहाँ से पानी जो है वो मॉडल और मलीर कैंट को जो है वो सप्लाई किया जाता है। ये तमाम तर तफसीलात हैं। अब देखना ये होगा कि इंतज़ामिया, मेयर कराची, वज़ीर बल्दियात जो हैं और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इसको किस हद तक जो है वो संजीदगी से लेते हैं। एमडी वाटर कॉरपोरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे हरकत में देखे जा रहे हैं। एमडी वाटर कॉरपोरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे इस तमाम तर मामले के हवाले से हरकत में देखे जा रहे हैं। डीसी मलीर को भी जो है वो खतूत अरसाल कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंटेशन की तस्दीक और वेरिफिकेशन के लिए तमाम तर तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं, जबकि वाटर कॉरपोरेशन के पास जो है वो उस दौर का रिकॉर्ड भी जो है वो अब तक मौजूद है, जो एक बहुत खुशाइन बात है। अब देखना ये होगा कि मौजूदा हुकूमत किस तरह से जो है वो कब्ज़ा माफिया से अपने इस असासे को बचा सकती है। जी, गुलबर्ग टाउन की मशीनरी कबाड़ में तब्दील हो गई, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। देखिए जी, बल्दियाती दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस दौर में भी जो सरकारी मशीनरी है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला वस्ती के गुलबर्ग टाउन में, जहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं टाउन के, जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल में जो है इनको टाउन हवाले किया गया है। ताहम यहाँ पर जो सरकारी मशीनरी है, जिन पर डंपर हैं, लोडर हैं, ट्रक हैं, कचरा उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, वो तमाम गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में खड़ी हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन फारूक साहब ये बताइएगा कि बहुत ही बुरी हालत देख रही है, किस तरीके से आप टाउन को चलाएंगे? मशीनरी तो बिल्कुल ही ख़राब पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि 2021 में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और डीएमसी सेंट्रल के दरमियान एक रिटन एग्रीमेंट, दारेजो साहब जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, कौंसल पावर उनके पास थी, लेकिन एक कौंसल रेजोल्यूशन 2018 में ही जिसका नंबर 174 है वो हो चुकी थी। उसके मुताबिक डीएमसी सेंट्रल ने अपना सैनिटेशन डिपार्टमेंट का काम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मुंतकिल कर दी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, ताकि वो डीएमसी सेंट्रल की जुडिक्शन में सैनिटेशन का एक एडवांस इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करे। इसके मुताबिक जो हमारी लेबर है वो उनके पास जानी थी, जिसे सैलरी डीएमसी सेंट्रल पे करती रहती, और 25% डिटेलमेंट अलाउंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड देता, डिटेलमेंट पे जानी थी।
गाड़ियाँ सब हमारी वहाँ पर जानी थी जो वहाँ यूज़ होते। उन्होंने उसके बाद एक थर्ड पार्टी चाइनीज़ कंपनी के नाम से आउटसोर्स किया उस काम को, जिसने उसे आगे एक ठेकेदार को आउटसोर्स कर दिया, जिसके नतीजे में हमारी लेबर वो भी घर बैठ गई एक तरह से, जाके मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हम उनसे काम ले रहे हैं, और हमारी करोड़ों रुपए की मशीनरी 5 टाउन्स की इस हालत के अंदर पहुंच गई। ये एग्रीमेंट क्यों फुलफ़िल नहीं हुआ, इसकी कोई रिटन करस्पॉन्डेंस दोनों के दरमियान नहीं है। जी बिल्कुल, बाकायदा कौंसिल से रेजोल्यूशन पास कराई गई थी और उसके बाद सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जो है इस पूरे सिस्टम को यानी महकमा सैनिटेशन को जो है वो आउटसोर्स किया गया था। जो एग्रीमेंट हुआ था डीएमसी सेंट्रल इंतज़ामिया की जानिब से और सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जानिब से, अगर इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और चाइनीज़ कंपनी ने अपने मामला दुरुस्त नहीं किए तो एक मरतबा फिर रेजोल्यूशन पास की जाएगी और इन तमाम मशीनरीज़ को जो है दोबारा टाउन इंतज़ामिया जो है वो अपने हाथों में लेगी। साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल हो गया। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। जी बिल्कुल, देखें डकैतों के हाथों जो है वो एक और शहरी जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया है। कल रात जो है वो 9:20 पर रात में जो है वो डकैतों ने फायरिंग करके जो है एक और शख्स को जो है वो हलाक कर दिया है। इस वक्त हम उनके अहल खाना के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली है। हम देख रहे हैं कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, डकैत घूम रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कैसे वाक़या पेश आया, कहाँ पर मकतूल काम करता था, मकतूल का नाम क्या था, कितने बच्चे थे? मकतूल का नाम था मोहम्मद आरिफ। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। और ये कल रात 9:15 बजे ये वाक़या न्यू सब्जी मंडी बिस्मिल्लाह मार्केट में हुआ। 3 गोलियाँ सर पर छीन कर भी ले गए? हाँ, मोबाइल वगैरह छीन कर भी लेके। अच्छा, कितने साल से ये काम कर रहे थे, कहाँ पर काम करते थे? ये 10-12 साल से न्यू सब्जी मंडी बिस्मिल्लाह मार्केट में काम करते थे, टायर की शॉप की। अच्छा, इनके वालिदैन वगैरह इधर ही है सब, कराची के रहायशी हैं? हाँ, कराची के रहायशी हैं। क्या समझते, क्या कहेंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे? इंशाल्लाह हम तो लगे हुए हैं, मुकदमा दर्ज करेंगे लाजमी। 3 बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं वहाँ के लोग। हाँ, मुसलमान 2 बाइकें थी, एक उन्होंने मेन रोड के ऊपर खड़ी की हुई थी, 2 और एक बाइक पे 2 लोग आए और उन्होंने आकर इनको टारगेट किया है। ये अपनी गाड़ी में रिटर्न अपने घर के लिए आ रहे थे, तो शॉप उन्होंने बंद करने के बाद तो उन्होंने फ़ौरन आके इनको रोका है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गन पॉइंट पे पहले उनसे कहने में कैश वगैरह मोबाइल वगैरह की डिमांड करी। इन्होंने उनकी डिमांड के मुताबिक उनको हैंड ओवर कर दी। उसके बाद जाते हुए उन्होंने शूट किया है सीधा उनके चेहरे पे। इनके ऊपर तकरीबन अपना 42 ये बताया जा रहा है कि 10-12 साल से जो है वो टायर के ही पर दुकान पर काम करते थे और अब मकतूल की एक बेटी और एक बेटा है, छोटे हैं दोनों। अफसोसनाक वाक़या हुआ है, 3 गोलियां सर पर मारी गई हैं। बास टाउन में हम मौजूद हैं। अब बताए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जो अहले खाना है मकतूल के, उनका ये कहना है कि इस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और मुकदमा भी जो है वो दर्ज करवाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त जो बरादरी है मकतूल की वो ताज़ियत के लिए आ रही है, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या है कि डकैतों के हाथों लोग शहरी मरते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस डकैतों को लगाम डालने में मुकम्मल हमें नाकाम नजर आ रही है। जी, शहर कायद के इलाके रेंशोर लाइन में वाक़े केएमसी फुटबॉल स्टेडियम के अतराफ गटर उबल पड़े हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं इस रंछोड़ लाइन के इलाके केएमसी फुटबॉल स्टेडियम के सामने मौजूद हूँ और ये इसके केएमसी फुटबॉल स्टेडियम के अतराफ की सारी गलियाँ ये गंदे पानी से भर चुकी हैं और यहाँ के जो अहला मोहल्ला है उनको शदीद परेशानी का सामना है। सिर्फ दुकानदार, कारोबारी हज़रात वो भी यहाँ पे मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन लगता है जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो ख्वाब गफलत में सो रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मालूम कि मसाइल क्या हैं और किस तरह उसको हल करना। हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी, कब से ये मसला आप लोग के सामने? भाई, हम तो बहुत अरसे से ये मसला देख रहे हैं। कुछ वक्त के लिए सही होता है, जब वहाँ कोई पंप शम्प लग जाता है उसके बाद वहाँ से पानी ट्रांसफ़र करके ये नाले में पाइप लगा के डाल देते हैं। जब वो मशीन लगती है तो होता है, वरना अदरवाइज़ जो है वो इसी तरीके से रोज़ाना मामला। शिकायत की आप लोगों ने किसी मुतल्लिक़ा? हाँ, हमने जो है यानी केएमसी में शिकायत की, डीएमसी में कहा और भी मुस्तकिल हमारे सदर साहब ने भी मुस्तकिल इन हज़रात के पास जाते रहे और इनके पास मुस्तकिल जो है राब्ते में रहे, मगर वो वक्ती तौर पे होता है जिसमें 4-5 दिन के लिए वो पानी दोबारा से चला जाता है, फिर अदरवाइज़ जो है वो साल साल इसी तरह से रहता है। कब से ये मसाइल है? ये तकरीबन 2 साल हो गए इसको। ये जैसे ही गर्मी पड़ती है ये उबलने लगता है।
बारिश के बाद और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। बारिश के बाद और ज़्यादा हो गया। जो भी आता है वो तसल्लियाँ दे के चला जाता है, लाइनें डलेंगी, ये होगा वो होगा। काउंसलर साहब भी आए थे अभी एक हफ्ते पहले, वो कह रहे थे लाइनों का काम होगा, उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। सुना आपने कि शहरी बहुत परेशान है, उनका मुतालबा है कि ये जो सेवरेज का पानी मुस्तकिल अरसद रात से वक्फे से यहाँ पे जमा होता है, उसे साफ़ किया, मुस्तकिल हल निकाला जाए, क्योंकि केएमसी फुटबॉल स्टेडियम के अतराफ़ के जो लोग हैं, कारोबारी हज़रात हों या यहाँ के मकीन हो, सब परेशानी का शिकार हैं, तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और यहाँ बच्चे बड़े ख़वातीन सब जो मुश्किलात से गुजर रहे हैं। लेकिन लगता है कि मुतल्लिक़ा इदारे इस मसले को हल करने की सोच नहीं रहे, लेकिन उन्हें इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि ये मसला आवाम का है, और आवाम मुश्किल में होगी तो यकीनन मुल्क भी मुश्किल में होगा। जी।